वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि मैंने आपके लिए सवाल छोड़ा था कि क्लाइमेक्स का दावा किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को का तहरीक इंसाफ का क्लाइमेक्स होगा, पीक होगी। चले, वो तो क्लाइमेक्स जो था वो हमने कल देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कल तहरीक इंसाफ का क्लाइमेक्स तो एक अपनी जगह रह गया। तहरीक इंसाफ की नाअहलियाँ जो हुई हैं वहाँ पर, जो डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं, उनका क्लाइमेक्स ज़रूर हो गया। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी जी जी। आप जरा सवाल दोहराइएगा। सॉरी, वो बीच में मेरा ख्याल है तातुल था थोड़ा सा। जी, मेरा क्वेश्चन आपने सुन लिया या रिपीट कर दूं? रिपीट कर दीजिए काइंडली। जी, मैंने ये क्वेश्चन किया कि कहा जा रहा था कि क्लाइमेक्स, एक दावा किया जा रहा था पीक का, क्लाइमेक्स का, कि 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ का क्लाइमेक्स होगा। चलिए, उनका क्लाइमेक्स तो एक साइड पे रह गया, जो हुआ वो हमने कल देखा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कल नाअहलियों का, डिस्क्वालिफिकेशंस का क्लाइमेक्स ज़रूर हो गया है। जी, वो ठीक है जो सरदार साहब बात कर रहे हैं ना मैडम, ये नाअहलियाँ तो हो गई, लेकिन जो लोग नाअहल हुए उनके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। ये जिन लीडरशिप के आपने शुरू में नाम लिए थे, आप जरा उन लोगों के बैकग्राउंड जानती हैं? ये वकीलों से क्यों नहीं जान छुड़ा लेती है पार्टी? वकीलों के पहले एक वकीलों की टीम थी जिसमें ये लतीफ़ कोसा साहब थे और 4-5 हजरात थे, याद है? साल डेढ़ साल पहले। कहीं नजर नहीं आते वो लोग, अब ये भी नजर नहीं आएंगे। 2-4 महीने की बात ही है, इनकी भी कोई हैसियत नहीं है। ये सारे अलहमरा सेंटर में बैठ के सिर्फ ये तकरीर के इन्होंने जिंदगी गुजारी है। पाकिस्तान सेकुलर बना था कि कायदे आजम ने पाकिस्तान इस्लामी रियासत बनाई थी। इनकी पूरी जिंदगी की डिस्कशन इससे आगे नहीं बढ़ी है। आई नो दैम वेरी वेल। उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिनका कह रहा हूँ सुन रहे होंगे तो समझ आ जाएगी कौन किनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये पहचाने भी नहीं जाएंगे। ये सीरियस मिस्टेक्स हुई हैं। पीटीआई खुद को एक अच्छी क़यादत नहीं दे सकी। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की क़यादत इनके पास नहीं थी। इनके पास अभी भी ऐसी टीम नहीं है। मैं पहले दिन से पीटीआई के दोस्तों से पूछता आ रहा हूँ, जब से ये एहतजाज कर रहे हैं, आप मुझे 10 लोगों के नाम गिनवा दें जो कि की मिनिस्ट्रीज पे बैठ सकते हैं और उनको इफेक्टिवली रन कर सकते हैं। वो मिनिस्ट्रियां भी मैं गिनवा चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी बहुत दफा बात की है, आज भी वही बात कर रहा हूँ। यही क्राइसिस है। यही क्राइसिस है कि अगर ये आएंगे तो ये फिर वही हल्ला गुल्ला करेंगे। ये उसी किस्म के हालात होंगे इस्लामाबाद में जो पहले हो रहा था, जिस किस्म के लोग इनके पास हैं और किस किस्म के। मुझे तो खतरा है कि अगर दोबारा इनको मौका मिला तो ये बहुत ही ज्यादा उथल पुथल कर देंगे मामले को। बट आई डोंट नो। लेकिन अब आवाम की राय है, हम उसका एहतराम करते हैं। बुनियादी बात ये है जो सरदार साहब फरमा रहे हैं कि अवाम इनके साथ है। अगर अवाम की राय इनके साथ है, उस अवाम की राय का एहतराम है, लेकिन इन लोगों के साथ हम एग्री नहीं करते। इनकी इनकी हिकमत के साथ एग्री नहीं करते, इनकी सलाहियत के साथ हम एग्री नहीं करते। वो सलाहियत हमने देख ली थी, पैथेटिक फाइनेंशियल टीम थी। और आपने जो सीपैक के साथ किया, जो आपके फॉरेन रिलेशंस में प्रॉब्लम्स थे, वो हमने देखे थे। हम मैक्रो, हम छोटी छोटी बातों में नहीं जाते। जहां से जो आपने कहा ना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम आता है मैडम नेशनल सिक्योरिटी से। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी ठीक नहीं होगी, एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम आएगा आपके साथ। पहले भी आया है, दोबारा भी आएगा। मैं बिल्कुल इस बात को, मैं इसमें कोई इबाम नहीं रखना चाहता। जो पार्टी भी इस मुल्क में सीट पे बैठी होगी, वो उसको, और वो ये दो मामलात, फॉरेन रिलेशंस, डिफेंस और आपके यानी सिक्योरिटी के मामलात और आपके फाइनेंसेस को सही मैनेज नहीं कर पाएगी, उससे एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम आएगा, आइंदा भी आएगा और एस्टेब्लिशमेंट स्टेप इन करेगी, असर्ट करेगी। लेट्स हैव नो डाउट अबाउट इट। तो अब ये देख के चल रहा है कि आपके पास लोग कैसे हैं। ये जिन हजरात के, खवातीन हजरात के आपने नाम लिए, आप इन्हें बताइए कि आप इन्हें कौन सी मिनिस्ट्री पे बिठा के, ट्रेड एंड कॉमर्स की मिनिस्ट्री देंगे? ये बैठ के कोई ट्रेड डील निगोशिएट कर सकते हैं अमेरिका के साथ? ये कोई ट्रेड डील निगोशिएट कर सकते हैं? ये इन्होंने सीपैक के ऊपर क्या कार्रवाई की थी? चाइनीज जो थे वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, इनकी नाक के नीचे वो सारे मामला हो रहे थे। वी रिमेंबर दोस्त। इस सब के बावजूद अगर अवाम की राय इनके हक में है, उस राय का हमें एहतराम है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल इसलिए है कि इनके पास वो लोग नहीं हैं। इनके सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी नहीं है, फर्स्ट ईयर में भी नहीं है। ये मुझे आपको याद है, इनको एक फाइनेंस मिनिस्टर
की मुसीबत पड़ गई थी, पहले असद उमर साहब को लगाया, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था फाइनेंस का, वो एक कंपनी के मैनेजर रहे थे, मैनेजर से वो तरक्की करके सीईओ बन गए, ही हैड नो फाइनेंशियल बैकग्राउंड व्हाटसोएवर, उनको इन्होंने ये लगा दिया। तो हसन साहब जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी तो मौजूदा गवर्नमेंट के नहीं है ना। तो ये यही प्रॉब्लम आती है ना, जब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर काबिल लोग नहीं होते, टेक्नोक्रेट्स नहीं होते, तो फिर वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, आइंदा भी करने पड़ेंगे। ये खुद भागते हैं कि हमसे मैरिज नहीं होगा, क्या करें, शौक में ले लेते हैं नौकरी, वो नौकरी चलेंगी आपकी। बिल्कुल तो ये सही कह रहे शौक जो है हैं। ना, ठीक है, ये यानी कि बहुत इनके है। शौक, आपके ख्याल में इनके शौक इनको महंगे पड़ गए हैं। जो इस वक्त करंट आपके वजीर दिफा डिफेंस है, मिनिस्टर हैं। वो भी यही कर रहे हैं। वो तो सारा अभी एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल रहे हैं कि जी हाइब्रिड सिस्टम है। वो क्यों अंडरलाइन कर रहे हैं इस चीज को कि बाद में हमें इल्जाम ना देना, ये जी कर जी, रहे थे। दुरुस्त कह रहे हैं। वो आज एस्टेब्लिशमेंट की नाक के नीचे बैठ के ऐसे बयान दे रहे हैं और उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि ये हमारा जिम्मा नहीं है जो कुछ हो रहा। भाई तुम्हारा जिम्मा नहीं है तो कोई और काम करो जाके। दुरुस्त कह रहे हैं, अगर आप डिफेंस के मामलात नहीं संभाल सकते तो छोड़ दें ये वजारत। दुरुस्त कह रहे हैं। मैं कर्नल साहब से जान लूं जी। जिससे मैडम ये जिन बातों से अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खान, कुछ सियासी मुदब्बिर समझते हैं, ये बातें बहुत घिस पिट गई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कर्नल साहब से, डॉक्टर साहब कर्नल साहब से जान लूं जी। जी आप सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। कर्नल साहब से जान लो, कर्नल साहब अगर किसी मुल्क की कौमी असम्बली का जो लीडर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, सेनेट में अपोजिशन लीडर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, मैं अपोजिशन लीडर्स की बात कर रही हूँ, और जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब का, उसके असम्बली का जो अपोजिशन लीडर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो सर आपको नहीं लगता कि पीटीआई को एक साइड पे छोड़ दें? 3 बड़े हाउस के जो अपोजिशन लीडर हैं डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, जमहूरियत को मजाक नहीं लग रहा है कि जैसे खेला जा रहा है जमहूरियत मजाक में? कर्नल साहब जी, 1958 से ऑनवर्ड आज तक जमहूरियत जिस तरीके की हमारे मुल्क में है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तमाम तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को इससे गुजरना पड़ा है बारी बारी, और फिर उन्होंने बेहतर कारकर्दगी करके बेहतर टीमें बना के फिर बाउंस बैक किया और दोबारा पार में आए हैं। कोई 2 दफा आया, कोई 3 दफा आया, और दोनों दफा 3 दफा ही जब गलतियां हुई या कुछ स्कैंडल निकले या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो फिर घर जाना पड़ा, और कुछ को घर भी जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। ये कोई नई बात हमारे मुल्क में नहीं है। ये चीजें जो किसी ने कहा तो नहीं कि आप जरूर साथ दे दें इसमें। आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आप अच्छा वेलफेयर हॉस्पिटल बना रहे हैं, आपका बड़ा नाम है, तो ये पंगा लेने की जरूरत क्या? तो कंटेनर पे चढ़ के आप 129 दिन सारी रात से तमाशा करें, गलत गई, और उसके बाद चलो आप वज़ीर आज़म हाउस पे हमला करें, आप पीटीवी पे करें, पार्लियामेंट पे करें, और उसके बाद ठीक है आपको वो 126 दिन के धरने की जो आप बात कर रहे हैं उसमें इनको सपोर्ट हासिल थी सर, इसीलिए डी चौक में 126 दिन बैठे। सपोर्ट हासिल थी। कोई भी पार्टी खान साहब जितनी एस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट नहीं ले सकी, उन्होंने इतना बड़ा जलसा इनका कराया, इनको स्टार्ट से लेके आखिर तक इनके ऊपर बिलियन खर्च किए, अरबों रुपए खर्च किए, कोई कम नहीं किए, मेहनत की, इनके आसपास इतने बंदे दिए कि वो इनको सब चला रहे थे। बट उसके बावजूद मेरा पॉइंट ये है, इतनी ट्रेनिंग के बावजूद इनसे शिकवा है, थोड़ा सा मेरे एस्टेब्लिशमेंट से भी शिकवा है कि आप बंदा लाते हुए पहले देखें तो सही कि ला किसको रहे हैं, और आया वो इस काबिल भी है कि नहीं है। आया सर बाकी सियासी पार्टियां आपको इस काबिल लगती हैं? चले खान साहब को छोड़ दें, बाकी सियासी पार्टियां। मैं फायदा मैं तमाम के मुतालिक जिक्र कर रहा हूँ, मैं एक का नहीं जी। मैं तमाम लीडरशिप का जिक्र करता हूँ कि लाने से पहले किसी की पार्टी के अंदर लीडरशिप, अपनी इंडिजिनस लीडरशिप कैसी है। मैं अगर पूछना चाहूँ कि कौन कौन सी पार्टी है जिसमें इकोनॉमिस्ट है, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि या आप बैंकर लाते हैं या बाहर से इंपोर्ट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और वो जो फाइनेंस मिनिस्टर इंपोर्ट करते हैं वो जो ही टेन्योर खत्म होता है वो गायब हो जाते हैं। बेशक वो शौकत अली हो या कोई और साहब हो, बेशुमार में नाम ले सकते हो। कभी आप अपनी हिस्ट्री में देखें कि हमारे स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ होता क्या रहा है, आज हम भुगत रहे हैं।
ये जो अभी और गिरी हुई मैशियत और नीचे, और ऐसे नजर आता है कभी ये इतने बड़े कर्जे अदा नहीं होंगे। और जब हम उनको खर्च करते हैं तो हम उनको मुनाफा पर खर्च करने की बजाय हम ऐसी जगह पे खर्च करते हैं कि जहां हमारा मीडिया कैंपेन की आसानी हो और हमें इलेक्शन जीतने की आसानी हो। हम ये नहीं जीतते कि कौमी मफाद में फैसले करें कि जो मुल्क को भी साथ साथ उतना ही मजबूत करते जाएं। देखिए खान साहब की मैं जिक्र करूँ या किसी का भी करूँ, सर इसके लिए जरूरी है कर्नल साहब, इसके लिए जरूरी है कि हमारी सियासी जमातें अगर कंधे इस्तेमाल करना छोड़ दें और जरा जहन का इस्तेमाल कर लें। हर दफा शॉर्टकट यूज करते हुए जब कंधे इस्तेमाल करेंगे तो कंधे फिर हिसाब तो लेंगे ना सर इनसे। जी बिल्कुल हिसाब तो लेना पड़ता है, और अगर जब लुटो फुटो ज्यादा हो जाता है तो उनके पास चॉइस ही नहीं रहती, वो क्या करें। वो सारा मुल्क डैमेज करवा दें। खान साहब ने क्या किया था सैंडक के साथ, सैंडक का एग्रीमेंट खत्म हो रहा था अक्टूबर 23 में, खान साहब ने 1.5 साल पहले जाते जाते 15 साल एक्सटेंड कर दिए उन्हीं टर्म कंडीशन पे जो 2000 की थी। ये सारा मुल्क लूटा जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। सैंडक में रिकॉर्डिंग में क्या किया, इतवार वाले दिन ला के 1800 सफ़े आके बंद करके कर दिए। वो सरेंडर डॉक्यूमेंट में हमेशा कहता हूँ, देना था 3 किलोमीटर का झगड़ा था, देना 643 स्क्वायर किलोमीटर एरिया देना था उनको, कॉपर और गोल्ड का उनको, उसी में मोलिब्डियम भी, उसमें रेयर अर्थ भी, उसमें सारा कुछ, और देना था कि इधर पाकिस्तान में अपने हाथ में रख के देखना था कि क्या अपना क्या उनका है, इधर वो रिफाइन हो, प्रोसेस हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है कर्नल साहब, जी आप सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया जी कर्नल साहब, आपका पॉइंट आ गया। सरदार साहब मुझे ये बताएं, चले आप लोगों ने एहतजाज कर लिया, अब 14 की भी बातें सामने आ रही हैं कि आप लोग शायद दोबारा से एहतजाज कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, पहले तो ये भी कंफर्म कर दीजिए कि क्या वाकई आप दोबारा 14 तारीख को निकल रहे हैं, अवाम को लेके निकल रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस जो कि नाहल किए जा रहे हैं आपके उनको लेके निकल रहे हैं, क्या करना क्या एग्जैक्टली आपने ये भी बता दें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके आप क्या हासिल कर लेंगे। और सेकेंडली मुझे ये भी बता दें कि चलें एजुटेशन की सियासत आपने की, आप लोग सड़कों पे निकले, मान लेते हैं, अब प्रैक्टिकल ज़रा हो के ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हुए खान साहब की रिहाई को सीरियसली लेते हुए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। इस तरह के एहतजाजों से तो आप उनको नहीं बाहर निकाल सकते। देखिए एहतजाजों से कभी भी कोई जेल से बाहर नहीं आ सकता। मैं ये बड़ी उसके साथ एक बता रहा हूँ, एहतजाज करने का मकसद ये होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ आए, अवाम जो है वो हुकूमतों को, एस्टेब्लिशमेंट को ये बताएं कि ये जो लॉ आप लेके आए हैं ये हमें काबिल कबूल नहीं है। रूल ऑफ लॉ लेके आए हैं जो सबके लिए एक जैसा हो। उसी तरीके से खान साहब बाहर आ सकते हैं। हम इमरान खान साहब ऐसे लीडर नहीं है कि जो डील करके बाहर चले जाएं 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। डील तो आप लोग नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन डिस्कशन भी तो आप लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करनी है। देखिए मैं सियासी जमातों के साथ तो आप बैठना पसंद नहीं करते। देखिए सियासी जमातों के साथ हो या बड़ी सियासी जमात के साथ हो, जो सियासत बड़ी करते हैं लेकिन अवाम बेशक उनके साथ नहीं है, लेकिन सियासत वो बड़ी करते हैं, चाहे वो जमात हो। बात सिंपल सी ये है, जिस तरह से कर्नल साहब ने बताया है कि जी कोई वो नहीं आता, आप मौका तो देना। अवाम जिनके ऊपर एतमाद कर रही है उसको आप चलने तो दे। अब जब हमारी हुकूमत आई है, चले इनके बकौल जी ये हमें लेके आए हैं, मुझे ये बताएं 2018 के इलेक्शन में आप सब लोग को डिस्कस करते हैं, 2018 पे आरटीएस बैठने के बाद सीटें किनकी बढ़ी हैं? पीटीआई की बढ़ी नहीं, नून लीग और पीपल पार्टी की बढ़ी। तो फिर आरटीएस के बैठने का फायदा किसको हुआ? बेसिकली हमें कमजोर करने के लिए आरटीएस बिठाया गया और रंग कुछ और दे दिया गया। बात यह है कि अगर देखिए सरदार साहब, मैंने अभी एक पॉइंट रेज किया है कि जब कंधे इस्तेमाल करते हैं तो वे कंधे अपना हिसाब लेते हैं, तो वही हुआ। मेरी मुझे बात कंप्लीट हो करने देना जी, मुझे बात कंप्लीट जरा शॉर्टली कर दें, वक्त की किल्लत है। यही वजीर दिफा जिसको बाजवा साहब ने 2018 में फोन पे जितवाया, यही वजीर दिफा जो इनको वहां पे असेंबली के अंदर क्या क्या कहता रहा, यही इनका फेवरेट। इसी वजीर दिफा ने कहा, ख्वाजा आसफ ने कहा कि मार्च 2019 में इन जो है एस्टेब्लिशमेंट ने इनसे राब्ता कर लिया था कि आप पहले पंजाब की हुकूमत ले लें, बाद में आपको फेडरल की हुकूमत दे देते हैं।
जब 6 महीने बाद 2018 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए, गालिबन 18 अगस्त 2018 को जो है वो हलफ उठाया गया और मार्च 2019 में इनके साथ राब्ते भी हो गए। तो जब इस तरह का निजाम चलेगा कि हुकूमत हमारी है सारी चीजें, लेकिन राब्ते उनके साथ है, तो कैसे मुल्क चलेगा? सर उन्होंने तमाम सियासी जमातों के साथ होना है। सरदार साहब कैसी बात कर रहे हैं? तमाम सियासी जमातों के साथ कांटेक्ट तो रहता है ना सर, मुल्क चलाना है, मुल्क की कांटेक्ट नहीं सर, वन पेज तो आपके साथ था, आइडियल पेज था, वन पेज आपके साथ था। बिल्कुल वन पेज नहीं था, बिल्कुल वन पेज नहीं था, नहीं था आपके साथ। 3.5 साल अगर वन पेज ना होता तो कैसे चल जाती आपकी हुकूमत? ये अगर कोरोना ना आता 2020 में तो आप देख लेती कि वन पेज था कि चले कोई 1.5 साल पहले चली जाती है हुकूमत, कोई 1.5 साल बाद। मुझे सरदार साहब थोड़ा मार्जिन दें, वक्त की किल्लत है, डिबेट लंबी होती जा रही है। कोरोना की वजह से हालात ठीक हो गया, ठीक है, चले मैं मान लेती हूँ कि कोविड की वजह से आप लोगों को मार्जिन मिला। सरदार साहब आपको पॉइंट आ गया, मान लेते हैं सरदार साहब के कोविड की वजह से आप लोगों को मार्जिन मिला। डॉक्टर साहब मुझे जरा शॉर्टली बताइएगा, वक्त की थोड़ी किल्लत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के सदर पाकिस्तान बनने की बातें बेबुनियाद हैं, पहले भी ये बातें डिस्कशन में रही हैं कुछ दिन पहले, अब बार बार ये बातें क्यों सर उठा रही हैं? ग्राउंड रियलिटीज क्या देख रही हैं? ये मैं बहुत क्विक आपका आंसर दे देता हूँ। ये प्रोपेगेंडा आ रहा था इंडिया की तरफ से पोलराइज करने के लिए फील्ड मार्शल साहब को, इसलिए कि जिस तरह की उनको इस वक्त पजीराई मिल रही है अमेरिका से भी, चाइना से भी, और जिस किस्म की रीअलाइनमेंट रीजन में हो रही है, फाजल साहब इसके साथ मैं ये अपॉर्चुनिटी लूँगा ये बात करने की कि ये इनके साहबजादे जो हैं इमरान खान साहब के, सलमान और कासिम, ये अमेरिका में जाके अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ से इंटरव्यूज वगैरह। अब सवाल मैं आपके सामने ये छोड़े जा रहा हूँ सबके सामने कि अगर ये अमेरिका के जरिए ये वापस लेट्स से पावर में आते हैं, तो इस वक्त हम चाइना के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, हमारी रीजनल अलाइनमेंट शिफ्ट हो रही है, हमारी पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन शिफ्ट हो रही है, और चाइना के साथ हम चाह रहे हैं कि वहाँ उस ब्लॉक के अंदर ओपनली आ जाएं। तो अगर खान साहब आ जाते हैं उस रूट से, तो ये जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रही है, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? मैं ये सवाल ठीक है, आपका सवाल आ गया। मैं कर्नल साहब से लास्ट पॉइंट ले लूँ। कर्नल साहब आप भी मुझे बताइएगा, फील्ड मार्शल साहब की, जैसे कि अभी हसन साहब की भी आपने बात सुनी कि प्रोपेगेंडा एग्जैक्टली कहाँ से किया जा रहा है? बाहर से तो चले प्रोपेगेंडा किया ही जाता है, हमारे अपने लोग क्यों इस प्रोपेगेंडे को हवा देते हैं? जी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, फील्ड मार्शल की वजह से और मौजूदा हुकूमत के शहबाज साहब और दूसरे डिप्टी वज़ीर आज़म और दीगर लोगों की, हम इनको बहुत निशाना बनाते रहते हैं, नुक्ताचीनी का, मगर जो उन्होंने लीडरशिप डिस्प्ले की डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली, जंग से चंद हफ्ते पहले, जंग के दौरान, जंग के बाद, वो एक ऐसी मिसाली लीडरशिप है जो कि एक सुनहरी बाब ऐड कर गई है हमारी हिस्ट्री में। अगर एक आदमी चाइना के प्रेसिडेंट को से नेगोशिएट कर रहा है, तो एक रशिया पहुंचा हुआ है, एक उधर व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है, हर बंदे ने अपनी जात से ऊपर कौमी मुफाद इस पे तो कोई दो राय नहीं है कर्नल साहब, इस पे कोई दो राय नहीं है। और ये मैं पीटीआई के लिए सिर्फ जाते जाते एक कहना चाहता हूँ कि ये याद रखें कि इनका दमसाज अपने सिवा कौन है। मैं ये पूछना चाहूंगा सरदार साहब से कि आपका दमसाज हमारे सिवा कौन है? शहर जाना में अब बासफा कौन है? दस्त कातिल के शाया रहा कौन है? रख्त दिल बांध लो, दिल फगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए। सरदार साहब ठीक हो गया, सरदार साहब तक आपका मैसेज पहुंच गया है कर्नल साहिब, और जिस तरह से आपने पोइट्री के जरिए एक बेहतरीन अंदाज में सरदार साहब तक मैसेज पहुंचाया। सरदार साहब ज़रा प्लीज़ सेम जो है ना वो आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। उम्मीद है नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपसे इसका जवाब भी लूँगी। अगर आप लास्ट 20 सेकंड में इसका जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बात सिंपल सी है कि फिर जमहूरियत का और अवामी राय का लाभ न ले, बादशाहत का निजाम कायम करते हैं। फील्ड मार्शल साहब बिल्कुल बादशाह सलामत। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया सरदार साहब। सरदार साहब आपका पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत खत्म हो गया। अवाम का वोट ना ले,
ठीक हो गया, वक्त की किल्लत है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। जहाँ पे इलेक्शन तमाम के सियासी ऊपर जमातें, कैसे बहुत शुक्रिया सरदार महेंद्र पाल सिंह साहब आपका, डॉक्टर हसन जफर साहब आपका, कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब आपका, जहाँ पे आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं। बहुत सारी जगहों पे इख्तलाफ है, हमारा भी शायद है, लेकिन जब आप उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं तो ये क्यों भूलते हैं कि आपने जब इक़्तिदार में आना होता है तो आप भी उन्हीं के गेट नंबर 4 के चक्कर लगाते हैं, आप भी उन्हीं के आगे पीछे घूमते हैं। तमाम सियासी जमातों को कोच कर रही हूँ, आप उनके आगे पीछे घूमना छोड़ दें, आप उनसे इक़्तिदार, उनके ज़रिए इक़्तिदार में आना छोड़ दें, शायद हालात आपके लिए कुछ साजगार हो जाए। तमाम सियासी जमातें एका कर लें, सियासी मकासद के लिए सियासी मामलात को सियासत के ज़रिए हल करें। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।